Hello, my dear students. Welcome back to my channel. I hope you all are fine. So बच्चों, अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था यूनिट 1 यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में, ठीक है, कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। आज के इस वीडियो में हम MPS 001 का टॉपिक जो कि डेमोक्रेसी का टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम अपने सारे यूनिट्स के जो है नोट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, और वो भी सारे यूनिट्स के नहीं, सिर्फ वो यूनिट्स जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, MPS 1 के, 2 के, 3 और 4 सब के। मैंने आप लोगों से ये कहा था कि आप अपने सारे के सारे जो MPS 1 से लेके 4 तक है, अपनी 4 सेपरेट नोटबुक्स बना लीजिए, जिसके अंदर आप अपने नोट्स को लिखेंगे। और जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस बनाऊंगी तो उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स को भी लिखेंगे, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे इग्नू के अंदर, अगर आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे टॉपिक पे। जो हमारा टॉपिक है वो है लोकतंत्र क्या है, यानी कि डेमोक्रेसी क्या है। आंसर्स को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए डिस्कस करते हैं, ताकि सारे बच्चों को समझ में आ सके। ओके बच्चों, तो अभी के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको डेमोक्रेसी के बारे में ये पता होगा कि डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जो सरकार है वो किसके द्वारा चलाई जा रही होती है। सरकार जो है वह जनता के द्वारा चलाई जा रही होती है। ठीक है, जो जनता है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करती है। सो डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी सरकार का वो सिस्टम है वेयर द पावर लाइज विद द पीपल। जो पावर है वो किसके पास है? द पावर लाइज विद द पीपल, लोगों के पास है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जहाँ शक्ति जनता के हाथों में होती है। In this system, citizens have the right to elect their leaders through free and fair elections. स्टूडेंट्स, क्या आप कह सकते हैं कि हमारे देश भारत में लोकतंत्र है? जी हाँ, जो भारत है वो वर्ल्ड की एक वन ऑफ द बिगेस्ट इकॉनमी है। ठीक है, एक बड़ी कंट्री है जहाँ पे लोकतंत्र फॉलो होता है। इन दिस सिस्टम सिटीजन्स हैव द राइट टू इलेक्ट देयर लीडर्स। जो सिटीजन्स हैं वो अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, इलेक्शन के द्वारा चुनते हैं, थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इस प्रणाली में नागरिकों को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से अपने नेताओं को चुनने का अधिकार होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रीडम। ठीक है, जो हमारा लोकतंत्र है वो समानता, न्याय और स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी। न्याय का मतलब आप क्या समझते हो? कि सब लोग बराबरी से ट्रीट हों, सबको न्याय मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो, समानता हो। ठीक है, हर तरह का जो व्यक्ति है वो समान हो। ठीक है, तो ये होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र के अंदर जो रूल है वो लॉ का, कानून का शासन होता है। एंड एवरी सिटीजन हैज़ अ से इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, हर एक व्यक्ति को अपने देश के गवर्नेंस, सरकार के सामने अपनी बात रखने का अधिकार होता है। जैसा कि आपको पता है कि भारत के अंदर नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसके अंदर वो सरकार जो मतलब कि उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो उनका छठा जो है हमारा मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसके अंदर हमें क्या दिया गया है अधिकार? कि हम अपने किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होने के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो सिटीजन्स के पास एक राइट होता है। अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो क्या हमारे पास राइट होता? आप इस सिचुएशन को नॉर्थ कोरिया के वहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, नॉर्थ कोरिया की शासन प्रणाली से, जहाँ पे तानाशाही शासन प्रणाली चलती है। तो क्या वहाँ पे कोई व्यक्ति अपनी बात को लेके ऐसे जा सकता है? नहीं जा सकता। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड तानाशाही। ठीक है, देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब जो डेमोक्रेसी है उसके अलग अलग फॉर्म होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो बच्चों, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो छोटी कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे अच्छा काम कर सकती है। ठीक है, लेकिन इंडिया जैसी वास्ट कंट्री के लिए, जहाँ पे इतनी सारी पॉपुलेशन रहती है, वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी काम नहीं कर पाएगी। हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, यानी कि अगर हमने अपनी सरकार को चुना है, अगर हमने किसी भी विधानसभा क्षेत्र से किसी व्यक्ति को चुना है, तो वो व्यक्ति हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, वो पार्लियामेंट में जाकर हमें रिप्रेजेंट करेगा।
सो लोकतंत्र के विभिन्न रूप होते हैं, जैसे कि प्रत्यक्ष और प्रतिनिधि लोकतंत्र। इन अ हेल्दी डेमोक्रेसी द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज सो बच्चों, माइनॉरिटीज़ कौन होते हैं? माइनॉरिटीज़ वो लोग होते हैं जिनकी संख्या किसी एरिया में, एक देश में कम होती है। जैसे कि भारत के अंदर आप क्या कह सकते हैं कि माइनॉरिटीज़ कौन है? जैसे कि आपको पता होगा कि भारत के अंदर जो हिंदू पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसके मुकाबले सिख, क्रिश्चियन और मुस्लिम्स की पॉपुलेशन कम है। सो वो यहाँ पे भारत में क्या आ जाएंगे? माइनॉरिटीज़ में आ जाएंगे। और एक अच्छी डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि जितने भी माइनॉरिटीज़ होते हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है एंड एवरी ओपिनियन इज़ रिस्पेक्टेड, और हर किसी का जो ओपिनियन है उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर देखो, आपको भी पता होगा कि इंडिया के अंदर तो मौलिक अधिकार सबको दिए गए हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, तो उनके ओपिनियन की भी तो रिस्पेक्ट की ना हमने। सो एक स्वतंत्र लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की भी रक्षा होती है और हर विचार का सम्मान किया जाता है। अब बच्चों हम देखेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी कि जो आपका लोकतंत्र है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली जो लोकतंत्र की विशेषता होती है वो होती है पॉपुलर सोवरनिटी, यानी कि जनसत्ता। इन अ डेमोक्रेसी द अल्टीमेट अथॉरिटी रेस्ट विद द पीपल। जो अल्टीमेट पावर है वो किसके पास होती है? लोगों के पास होती है। एंड द गवर्नमेंट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम द कंसेंट ऑफ द गवर्नड। सरकार को जो मिल रही है पावर, सरकार जो भी हमारे लिए कर रही है, जैसे मान लो सरकार जीएसटी का कानून ला रही है, कभी नोटबंदी कर रही है, ये सारी पावर सरकार के पास कहाँ से आ रही है? जनता की सहमति से, क्योंकि हमने उसको अपना नेता चुना है। तो अब वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रोसेस के हिसाब से शासन करेगा। ठीक है, तो लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता के पास होती है और सरकार अपनी शक्ति जनता की सहमति से प्राप्त करती है। तो आपको पहला पॉइंट ये लिख लेना है। देन दूसरा, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, यानी कि राजनीतिक भागीदारी। डेमोक्रेसी एनकरेजेस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय अलाउइंग सिटीजन्स टू वोट, रन फॉर ऑफिस एंड एंगेज इन पब्लिक डिबेट्स। ठीक है, जो सिटीजन्स हैं वो पब्लिक डिबेट्स में आ सकते हैं, मतदान कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। देन मेजॉरिटी रूल एंड माइनॉरिटी राइट्स। बहुमत का शासन होता है लेकिन अल्पसंख्यकों के अधिकारों की भी रक्षा की जाती है। So while the majority decisions is respected, a democracy also ensures the protection of minority rights and opinions. तो जो भी बहुमत का निर्णय सम्मानित होता है लेकिन अल्पसंख्यकों के अधिकारों की भी रक्षा की जाती है। कानून का शासन होता है। Everyone is subject to the same laws. हर किसी के लिए जो कानून है वो बराबर होता है डेमोक्रेसी में, चाहे वो कोई व्यक्ति सरकारी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति क्यों ना हो। ठीक है, लॉज आर अप्लाइड फेयरली एंड इम्पार्शियली। तो जो कानून है वो निष्पक्षता के साथ और न्याय के साथ लागू किए जाते हैं। ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, वन ऑफ द बेसिक, ठीक है, मानव के अधिकार। सो डेमोक्रेसी अपहोल्ड्स बेसिक ह्यूमन राइट्स। क्या क्या बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं? जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, असेंबली, फ्रीडम ऑफ लाइफ, राइट टू लाइफ, ठीक है, प्राइवेसी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ह्यूमन राइट्स के अंदर आती हैं। जीने का अधिकार। लोकतंत्र में बुनियादी मानव अधिकारों जैसे कि भाषण, धर्म और सभा की स्वतंत्रता को बनाए रखा जाता है, जिससे व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से अपनी बात कहने का अवसर मिलता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक पांचों फीचर समझ में आ गए होंगे। देन चलते हैं सिक्स्थ फीचर पे कि लोकतंत्र के अंदर ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि आपको पता होगा हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है, यानी कि हम किसी भी चीज़ के बारे में, सरकार ने ये किया, कुछ भी किया, उसके बारे में राइट टू इन्फॉर्मेशन लगा के इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है। ठीक है, तो लोकतंत्र में चुने हुए अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह भी होते हैं और भ्रष्टाचार रोकने के लिए शासन में पारदर्शिता अति आवश्यक भी होती है। उसके बाद नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत चलता है। जो डेमोक्रेसी है वो प्रमोट करती है अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक है, आपको पता होगा कि जो सरकार की तीनों ब्रांचेज हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियल, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों के अंदर शक्तियों का बंटवारा है और वो तीनों एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंसेस लगा के रखते हैं, यानी कि शक्ति संतुलन बना रहता है। ठीक है, यह सुनिश्चित करती है कोई भी शाखा, ऐसा नहीं है, संविधान ने किसी भी एक शाखा को ज़्यादा पावर नहीं दी है। ठीक है, अगर आपने 11th क्लास में पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक थी वो पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि संविधान शक्ति संतुलन कैसे बनाता है। ठीक है,
अब चलते हैं 8th पे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद प्लूरलिज्म एंड डाइवर्सिटी होती है, बहुलवाद और विविधता। डेमोक्रेसी सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी बाय एक्सेप्टिंग डिफरेंट ओपिनियंस। आपको पता होगा ना कि डेमोक्रेसी में हर किसी के ओपिनियन की उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो लोकतंत्र विविधता का सम्मान करता है और विभिन्न विचारों, विश्वासों और संस्कृतियों को स्वीकार करता है, जिससे सभी आवाज़ों को सुना जाता है। देन 10th होगा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट डिफरेंट लेवल, है ना। आपको पता है कि हमारे देश में जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखी है। जैसे सेंटर के पास पावर है, स्टेट्स के पास पावर है, पंचायती राज सिस्टम है, तो पावर का क्या हो रखा है, विभाजन हो रखा है। सो ये 10 पॉइंट्स थे जो हमने लोकतंत्र की विशेषता में पढ़े हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि अगर आप MA पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, सो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसी तरह से हम MPS 1 से लेकर 4 तक के सारे लेक्चर्स को अपलोड करेंगे। और अगर आपको उन लेक्चर्स का PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने MA पॉलिटिकल साइंस का एक ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप पे, ठीक है। अगर आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे से आप बहुत ईजिली PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इन नोट्स को लिखना है तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जब आप उसको रिवाइज़ करेंगे तो बहुत आप ईजिली मतलब उसमें हाईलाइट वगैरह कर सकते हैं। बाकी अगर आपको नहीं लिखना तो आप PDF से पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप PDFs के प्रिंट्स निकलवा के भी पढ़ सकते हैं, ओके। और अगर आपको अपने असाइनमेंट्स को परचेज़ करना है MPS 1, 2, 3, 4 को, सो वो भी हम काफ़ी नॉमिनल अमाउंट पे बच्चों को उपलब्ध करवा रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में। तो आप हमारे उस जो नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके वहाँ से आप अपने असाइनमेंट्स को भी परचेज़ कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपकी कोई क्वायरी होती है, जो भी आपको चीज़ समझ नहीं आ रही है, मतलब असाइनमेंट कब देने हैं, कौन सा असाइनमेंट बनाना है, पेपर कब होते हैं, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट जो है वो हम ज़रूर सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, जिसके अंदर हम MPS 2 का कोई और टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे।